आई आर एम एस डिवाइड बाई आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हैं फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1, जहाँ फॉर्म फैक्टर होता है फॉर्म फैक्टर एफ इक्वल टू होता है वी आर एम एस ओवर वी डी सी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्म फैक्टर की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होगा आपका आरएमएस वोल्टेज डिवाइड बाई डीसी वोल्टेज, एवरेज डीसी वोल्टेज। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, इस फार्मूले की हेल्प से या फिर इस फार्मूले की हेल्प से जो आपका बेसिकली रिपल फैक्टर है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। किसके लिए? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि रिपल फैक्टर की वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितनी निकल के आएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है रिपल फैक्टर का अंडर द रूट ऑफ वी आर एम एस डिवाइड बाई वी डी सी का स्क्वायर माइनस 1। और वी आर एम एस कितना है? वी आर एम एस के अगर हाफ वेव के लिए बात करें तो क्या है वी एम बाई 2, और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वी डी सी क्या होता है आपका वी एम बाई पाई। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इस फार्मूले में। क्या आ जाएगा? वी एम बाई 2 डिवाइड बाई वी एम बाई पाई का स्क्वायर माइनस 1। इस वी एम से ये वी एम कट जाएगा तो जो निकल के आएगा अंडर द रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो रिपल फैक्टर की वैल्यू आएगी 1.21। तो कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। वहां आपको ऑप्शन दे देगा 1.21, 1.61, 2.21, 4.31। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ये हो जाएगा। रिपल फैक्टर की वैल्यू जो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रहती है वो कितनी रहती है? 1.21। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको फॉर्मूला माइंड में रखना होगा अंडर द रूट ऑफ वी आर एम एस डिवाइड बाई वी डी सी का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको फॉर्म फैक्टर भी बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। तो रिपल फैक्टर की आपने जब वैल्यू निकाली तो कितनी है आपके पास में? अंडर द रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1। इसको सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी रिपल फैक्टर इक्वल टू 1.21। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिपल फैक्टर। एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। अब हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं ईटा। तो बेसिकली हम बात करें रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी? कम होनी चाहिए, ये हम देख चुके हैं पहले से। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी की। ईटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला पी डी सी ओवर पी ए सी। ठीक है, ये आपका रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ये बेसिकली अपने आप बता रहा है कि मैं क्या हूं। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी किसी भी रेक्टिफायर की एफिशिएंसी को बताता है। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी किसी भी रेक्टिफायर की एफिशिएंसी को बताता है कि कोई भी रेक्टिफायर सर्किट कितना एफिशिएंटली जो इनकमिंग एसी आ रही है उसको डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि रेक्टिफायर की एफिशिएंसी क्या होगी तो रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हम कैसी होनी चाहिए? तो रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर आइडियल केस की बात करूं, आइडियल केस में रेक्टिफायर की एफिशिएंसी आपकी 100% होनी चाहिए। किसी भी आइडियल केस में रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी आपकी 100% होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो प्रैक्टिकली किसी भी आपकी रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए। ठीक है, और जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू होता है पीडीसी डिवाइड बाई पीएसी। साफ साफ लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। पी इक्वल टू क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ लोड रेजिस्टेंस। अगर लोड रेजिस्टेंस से करंट आपकी आई फ्लो कर रही है तो उसके अक्रॉस हम पावर डिसिपेशन की बात करें तो पी इक्वल टू होगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई डीसी इंटू आर एल। यहां क्या आ जाएगा? वी आर एम एस स्क्वायर इंटू आर एल। बहुत सिंपल है। और आई डी सी की वैल्यू क्या होगी? आई डी सी हमें पहले से पता है आई एम बाई पाई। और आपकी वी आर एम एस की वैल्यू क्या होगी? वी आर एम एस की वैल्यू होगी आपकी वी एम बाई 2 होगी। तो आई डी सी इक्वल टू आई एम बाई पाई एंड वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाई 2। पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। आर एल से आर एल कैंसिल आउट हो जाएगा
तो क्या आ जाएगा, आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा। आई एम स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, सॉरी आई डी सी इक्वल टू आई एम बाई पाई एंड पी ए सी, यहाँ पे आई आएगा आई आर एम एस स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आई आर एम एस, यहाँ पे आ जाएगा आपका आई, तो ये भी आपका आई एम स्क्वायर होगा, तो आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0.41 आएगा, यानी कि 41%। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती है थ्योरेटिकल मैनर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो आपसे ये पूछते हैं कि रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी होगी। आपको ऑप्शन दे देंगे 41%, दूसरा ऑप्शन दे देंगे 55%, तीसरा ऑप्शन दे देंगे 80%, चौथा ऑप्शन आपको दे देंगे 100%। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कितना होगा, 41%। हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी रहती है वो आपकी रहती है 41%। तो इसकी एफिशिएंसी कैसी है, बहुत ज़्यादा कम होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की। आपने देख लिया कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी वो कितनी आई, ओनली 40%, और ये एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं। पहले के ज़माने में हम हाफ वेव रेक्टिफायर का, जहाँ आपको ज़्यादा हाई एक्यूरेट डीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ हम यूज़ करते थे। जैसे हम, आपको अगर याद हो रहा हो तो हम पहले वॉकमैन यूज़ करते थे। अपने ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, आपने वॉकमैन रखा, उसमें सीडी कैसेट लगाई और वॉकमैन सुनने लगे। तो जो वॉकमैन आप यूज़ करते हो उसमें ज़्यादा प्योर टीसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वहाँ पर हम हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज़ कर सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट इसका नहीं है, इसकी कॉस्ट भी कैसी है, लो है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, TUF, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। और TUF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है DC पावर रेटिंग डिवाइड बाय AC पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। DC power rating डिवाइड बाई AC पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा VDC इंटू IDC, क्योंकि हम यहाँ लोड रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। लोड के आप कहोगे सर आई स्क्वायर इंटू आर यूज क्यों नहीं किया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लोड रेजिस्टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द DC पावर रेटिंग एंड द AC पावर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो VDC IDC डिवाइड बाई AC पावर रेटिंग, यानी कि VRMS इंटू IRMS। तो सबकी वैल्यू मुझे पहले से ही पता है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। VDC इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM बाई पाई। IDC इक्वल टू क्या हो जाएगा, IM बाई पाई। VRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM बाई √2। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप VM बाई 2 पुट नहीं कर सकते, ये ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। तो ट्रांसफार्मर हमें AC देता है, तो AC मतलब RMS वोल्टेज कितना होगा, VM बाई √2। और VM बाई जो 2 मिलता है वो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस मिलता है। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जो करंट फ्लो करती है वही तो आपकी RMS लोड करंट होगी, तो करंट आपकी सेम आ जाएगी, IM बाई 2 आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको TUF की वैल्यू मिलेगी वो 0.287 मिलेगी, यानी 28.7%। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन था इसका। और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि TUF की वैल्यू क्या होगी, 0.287 होगी, 0.48 होगी, 0.58 होगी। तो आपको इमीडिएटली याद होना चाहिए कि TUF जो निकलता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वो कितना होता है, 0.287। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने सारे के सारे जितने भी हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड पैरामीटर थे वो डिस्कस किए हैं। इन्हीं पैरामीटर्स को हमें डिटरमाइन करना होगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी। तो इस चीज़ को बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। फार्मूलों पे आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से फार्मूले को माइंड में रिटेन करना है हम सबको। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं एक लास्ट पैरामीटर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है, 1-2 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो लास्ट पैरामीटर होता है वो होता है वोल्टेज रेगुलेशन। ज्यादातर इसका फार्मूला ही पूछते हैं, तो मैं आपको फार्मूला लिखा देता हूं। वोल्टेज रेगुलेशन
का फॉर्मूला होता है वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइड बाई वोल्टेज एट फुल लोड मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है आपका ये फॉर्मूला, वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइड बाई वोल्टेज एट फुल लोड मल्टीप्लाई बाई 100। ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है बेसिकली, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं आप लोगों से। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्योंकि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया। लेकिन क्या हम हाफ वेव रेक्टिफायर पे जो बेस्ड जो न्यूमेरिकल आते हैं, क्या उन न्यूमेरिकल्स को हम इतना इजीली सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होगी न्यूमेरिकल्स को। आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो आपने रेक्टिफायर के बेसिक्स पढ़े हैं, उन बेसिक्स को आपको एग्जाम में अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो हम मैं पहली प्रॉब्लम ले रहा हूं। ठीक है, एक चीज हाफ वेव रेक्टिफायर में रह गई है, मेरे ख्याल से मैं वो भी बता देता हूं आपको। हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज, इसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो आपकी जो पीआईवी रेटिंग होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, वो रहती है वीएम। ठीक है, क्योंकि सिंगल डायोड है तो रिवर्स बाइज में जो वोल्टेज एपियर होगा वो कितना होगा? वीएम। ठीक है, और पीक इनवर्स वोल्टेज की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूं। एक मैक्सिमम रिवर्स बाइज वोल्टेज होता है। कितना मैक्सिमम रिवर्स बाइज वोल्टेज आप डायोड के अक्रॉस रिवर्स बाइज कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं बिफोर एंटरिंग इनटू जीरो रीजन। तो ये आपसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग जो होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में, जो डायोड आपने यूज किया हुआ उसकी रहती है कितनी? वीएम। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। डिटरमाइन डीसी लेवल इन आउटपुट फॉर गिवन circuit. So you have to determine the DC level in the output for given circuit. I am going to draw a circuit. तो ये आपका एक सर्किट गिवन है। मैंने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो अप्लाई किया हुआ है, उस इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है? बेसिकली 10 वोल्ट एंड -10 वोल्ट। यानी मैंने 10 वोल्ट की एसी अप्लाई की हुई है, और एसी में दो साइकिल होती है, एक होती है पॉजिटिव साइकिल, एक होती है आपकी नेगेटिव साइकिल। अगर मैं 10 वोल्ट की एसी इस इनपुट पे, डायोड के इनपुट पे अप्लाई किया हुआ है, और ये जो डायोड है आपका, डायोड कैसा है? आइडियल। यानी आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस केस में क्या होगा? शॉर्ट सर्किट यानी ऑन हो जाएगा, और रिवर्स बायस केस में आइडियल डायोड क्या होगा? ओपन सर्किट यानी ऑफ हो जाएगा। तो ये एक सर्किट है। इस सर्किट का जो भी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, उस आउटपुट वोल्टेज में मुझे डीसी लेवल को डिटरमाइन करना है। तो पहले तो हमें सर्किट को रिकॉग्नाइज करना है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है या फुल वेव रेक्टिफायर है। तो अभी आपने पढ़ा है, आपने हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में बेसिकली वी आर यूजिंग ओनली सिंगल डायोड। तो ये जो सर्किट है किसका है? हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो फॉर्मूला होता है वीडीसी का, कितना होता है? Vm बाई पाई या फिर 0.318 इंटू Vm। तो मुझे Vm की वैल्यू मिल जाए तो मैं इसको VDC को निकाल लूंगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे आउटपुट वोल्टेज को डिटरमाइन करना होगा। तो इनपुट वोल्टेज ये है, इनपुट वोल्टेज आपका ये है, +10 वोल्ट -10 वोल्ट। मैं आउटपुट वोल्टेज यहां ड्रॉ कर ले रहा हूं। तो जैसे ही आप पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करोगे, पॉजिटिव के लिए टर्मिनल पॉजिटिव, टर्मिनल नेगेटिव, तो डायोड कैसा हो जाएगा? ऑन। डायोड कैसा हो जाएगा? ऑन, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में पी साइड कैसी है? पॉजिटिव, एन साइड कैसी है? नेगेटिव।
तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो सर्किट से करंट फ्लो करेगी आई, यानी अगर करंट आई फ्लो कर रही है रेजिस्टेंस से तो हमें वोल्टेज मिलेगा पॉजिटिव साइकिल के लिए। ऐसे ही नेगेटिव साइकिल अप्लाई करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब पी साइड कैसी है, नेगेटिव, नेगेटिव साइकिल के लिए। एन साइड कैसी है, पॉजिटिव। तो डायोड किसमें है, रिवर्स बायस में, तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अगर डायोड ऑफ हो जाएगा तो यानी ओपन सर्किट, करंट क्या हो जाएगी, जीरो, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। फिर से पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करूंगा, फिर से आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा मुझे। फिर नेगेटिव साइकिल के लिए जीरो, फिर आउटपुट मिलेगा और कितना मिलेगा, 10 वोल्ट। बहुत सिंपल चीज थी। तो बेसिकली वीएम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वीएम इजकल टू 10 वोल्ट है। तो वीडीसी कितना हो जाएगा, 0.318 मल्टीप्लाई बाई 10 वोल्ट, यानी 3.18 वोल्ट। आप देख सकते हैं इसका आंसर आ गया। अगर इसी में मैं आपसे पूछूं कि पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होगा, तो पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है, कितना होता है, वीएम, और वीएम की वैल्यू कितनी आई है, 10 वोल्ट। तो वीएम इजकल टू आपका हो जाएगा 10 वोल्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, आपने चुटकी बजा के इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है आपका सेम, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैं आपको साथ साथ में यही बता रहा हूं किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, मैं सब आपको यही बता दे रहा हूं। हालांकि लास्ट में भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा सिलेबस से खत्म होने पे। अब यहां पे क्या किया, आइडियल डायोड को मैंने रिप्लेस कर दिया सिलिकॉन डायोड से, और सिलिकॉन का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है कितना होता है, 0.7 वोल्ट। अब आइडियल डायोड को रिप्लेस कर दिया सिलिकॉन डायोड से। ठीक है, तो फिर से वही प्रोसेस होगा आपका, वही आउटपुट आएगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन चूंकि सिलिकॉन के अक्रॉस 0.7 वोल्टेज ड्रॉप है, अगर यहाँ 10 था तो पहले यहाँ 10 मिल रहा था, अगर यहाँ 10 है तो अब यहाँ कितना मिलेगा, 10 माइनस 0.7 वोल्ट। ठीक, दिखा देता हूं आपको यहाँ पे मैं। अगर ये आइडियल डायोड होता, यहाँ मैंने 10 वोल्ट अप्लाई किया सपोज पॉजिटिव, तो प्लस माइनस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ 10 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सिलिकॉन डायोड यूज कर लूँ तो यहाँ अगर 10 वोल्ट अप्लाई किया है, ये प्लस है ये माइनस है, डायोड तो ऑन है, लेकिन यहाँ मिलेगा कितना भाई, 10 में से 0.7 तो यही ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन डायोड को वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 0.7, तो यहाँ कितना मिलेगा, 9.3 वोल्ट। ठीक है, तो अब मुझे सिलिकॉन डायोड के वोल्टेज ड्रॉप को कंसीडर करना होगा, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो भी सेम आएगी, पॉजिटिव के लिए ऑन हो जाएगा डायोड, नेगेटिव के लिए ऑफ हो जाएगा, सेम वेवफॉर्म आएगी। लेकिन अब जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, जो वीएम मिलेगा, वो वीएम ना मिलके वीएम माइनस 0.7 वोल्ट मिलेगा, यानी कि 10 माइनस 0.7 वोल्ट यानी 9.3 वोल्ट। तो यहां से अब जो वीएम की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 9.3 वोल्ट आएगी। ठीक है, यानी वीएम माइनस 0.7, यानी अब जो मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा कितना मिलेगा, 9.3 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब बेसिकली मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, यहां पे जो आपका सिलिकॉन डायोड यूज किया है उसकी वजह से 0.7 का वोल्टेज डायोड के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो आपका अब जो वीडीसी का फॉर्मूला का वो कितना हो जाएगा, वीएम माइनस 0.7 वोल्ट डिवाइड बाई पाई, या फिर 0.318 वीएम माइनस 0.7 वोल्ट। तो 0.318, चूंकि मैंने वहां माइनस कर दिया तो 9.3 डायरेक्ट लिख दिया था, तो यहां चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ 10 वोल्ट लिख के यहाँ 0.7 वोल्ट घटा दीजिए, या डायरेक्टली आप 9.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ आपका आ जाएगा 0.318 मल्टीप्लाई बाई 9.3 वोल्ट, ये आपका डीसी लेवल हो जाएगा। ठीक है, इसी केस में अगर हमें वो निकालना हो वीएम, उसका पीक इनवर्स वोल्टेज, तो वी कैन आल्सो डिफाइन द पीक इनवर्स वोल्टेज। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला था, बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल हमने समझा, बहुत इजीली इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में अब मैं क्या करूंगा, डायोड की डायरेक्शन को चेंज कर दूंगा और यहां पे लिख दूं आइडियल डायोड। तो सारी चीजें वही होंगी, पहले तो वेव फॉर्म चेंज हो जाएगी, वेव फॉर्म हमें इस तरीके से मिलेगी, यहां जो पहले प्लस वीएम मिल रहा था यहां क्या मिलेगा, माइनस वीएम। फॉर्मूला भी सेम होगा, आपको डीसी लेवल बताना है,
इस सर्किट के लिए क्या बताना, डीसी लेवल, तो फॉर्मूला सेम होगा, वीडीसी कितना हो जाएगा, जहां पहले प्लस था वहां आ जाएगा माइनस वी एम बाई पाई, क्योंकि डायोड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। अब ये रिवर्स बायस के लिए ऑन होगा, यानी नेगेटिव आउटपुट मिलेगा, तो नेगेटिव में आ जाएगा डीसी लेवल माइनस 0.318 वीएम। ठीक है, अगर आप इसी डायोड को सिलिकॉन से, अगर सिलिकॉन डायोड के लिए लिखे जाए, अगर इस डायोड को मैं सिलिकॉन से रिप्लेस कर दूं तब फॉर्मूला आएगा माइनस 0.318 वीएम माइनस 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। आपको बस रेक्टिफायर की वर्किंग आनी चाहिए, रेक्टिफायर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, और किस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करना है वो आपको आना चाहिए। आप बहुत इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने चाह रहा हूं वो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हो सकता है देखने में आपको टिपिकल लगे, लेकिन जब उसको सॉल्व करोगे तो आप हार्डली 1 मिनट आपको लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन, डिटरमाइन डीसी लेवल फॉर गिवन सर्किट। डिटरमाइन डीसी लेवल फॉर गिवन सर्किट। मैं सर्किट यहां ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन है, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी लेवल को बताइए। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन द डीसी लेवल फॉर गिवन सर्किट। ठीक है, तो बेसिकली डीसी लेवल अगर हम, ये रेक्टिफायर कौन सा है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वीडीसी का फार्मूला क्या होता है, 0.318 वीएम। तो हमें अगर इस सर्किट की हेल्प से किसी भी तरीके से वीएम की वैल्यू मिल जाए, अगर वीएम हमें मालूम चल गया यानी मैक्सिमम वोल्टेज, तब मैं डीसी लेवल को डिटरमाइन कर सकता हूं। तो आप देख लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, प्राइमरी वोल्टेज गिवन है, तो यहां से सेकेंडरी वोल्टेज निकल आएगा V2, V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N2। तो V1 की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, डिवाइड बाई V2 की वैल्यू हमें निकालनी है, N1 की वैल्यू कितनी है 4, N2 की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 जो आ जाएगा आपका 220 वोल्ट डिवाइड बाई 4, यह आ जाएगा 55 वोल्ट, 55 वोल्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ से V2 की वैल्यू मिल गई। आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, अगर ट्रांसफार्मर के इनपुट पे हम AC अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी होगा वहां पर भी हमें क्या मिलेगा, AC। तो जो आपको V2 मिला है क्या मिला है, AC वोल्टेज है। तो AC वोल्टेज कैसे हम किसके बात करते हैं, RMS वोल्टेज। तो वोल्टेज आपको जो मिला है बेसिकली RMS वोल्टेज है। और VRMS, अगर AC की हम बात करें, VRMS वोल्टेज कितना होता है, VM बाई √2। तो यहां से VM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VM इक्वल टू 55 √2। तो आपको VM की वैल्यू मिल गई। जब VM की वैल्यू आपने निकाल ली 55 √2, तो आप यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं, VDC इक्वल टू 0.318 मल्टीप्लाई बाई 55 इंटू √2। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी DC लेवल की। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर इस आइडियल डायोड को मैं रिप्लेस कर दूं सिलिकॉन डायोड से, यानी 0.7 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उस केस में VDC की वैल्यू कितनी आएगी, VDC इक्वल टू 0.318 pm माइनस 0.7 वोल्ट, यानी 0.318 VM कितना है 55 √2 माइनस 0.7 वोल्ट। तब उस केस में ये आंसर हो जाए। बहुत ही सिंपल है, √2 की वैल्यू आपकी होती है 0.414। तो √2 की वैल्यू से आप
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 1.414 होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। इसको 55 से मल्टीप्लाई करिएगा, 0.7 माइनस करिएगा, 0.318 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आइडियल डायोड के लिए तो फॉर्मूला ये आया आंसर आपका। अगर यहाँ पे सिलिकॉन डायोड के लिए पूछा जाएगा तो -0.7 हो जाएगा। वीएम की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं 55√2। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होती है। डायोड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ जो डिस्कस किया है वो हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब हम जो डिस्कस करेंगे हम सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर के कई सारे डिसएडवांटेज होते हैं। अब हम फोकस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर पे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर डिस्कस करेंगे।